नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश का निर्यात 4 खरब 18 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, भारत बड़ी आर्थिक बहाली की राह पर। कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का आगमन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और अन्य पर्यटन स्थलों में होटल, गेस्ट हाउस और हाउस बोट पूरी तरह से बुक। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने डोपिंग रोधी जांच के लिए 6 नई स्वदेशी विश्लेषण सामग्री विकसित की। श्रीलंका में आर्थिक संकट और जनता के विरोध प्रदर्शन के बीच सभी कैबिनेट मंत्रियों ने त्यागपत्र दिए। इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद प्रधानमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति की अधिसूचना निरस्त। और खेलों में भारत के मिथुन मंजुनाथ को फ्रांस में ऑरलियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का रजत पदक मिला। और FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 4-3 से हराया। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को एक जन उत्सव बनाने के लिए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक हर सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ एक सहयोगी के तौर पर शामिल है और आज अमृत महोत्सव क्विज का 67वां प्रश्न। और आज का सवाल है, महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता सेनानी को उनके उत्साह और प्रतिबद्धता के लिए तूफानी बहन के नाम से संबोधित किया था? वो दिल्ली की बिरला मिल में मजदूरों की हड़ताल का आयोजन करने वाली पहली महिला भी थी। जी हां, एक बार फिर सुन लीजिए सवाल। महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता सेनानी को उनके उत्साह और प्रतिबद्धता के लिए तूफानी बहन का नाम दिया था? वो दिल्ली की बिरला मिल में मजदूरों की हड़ताल का आयोजन करने वाली पहली महिला भी थीं। आप अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है हमारा 8826546262 और चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है amritmahotsav@prasarbharati.gov.in और ईमेल का पता एक बार फिर सुन लीजिए, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in और एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा भी की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार तो दिया ही दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश से विभिन्न जिंसों का निर्यात 4 खरब 18 अरब डॉलर को पार कर गया है।
नई दिल्ली में कल वित्त वर्ष 2021-22 में हुए निर्यात के ऐतिहासिक आंकड़ों की जानकारी देते हुए श्री गोयल ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में किसान, उद्यमी, छोटे उद्योग और राज्य सरकारों ने एक साथ मिलकर ये लक्ष्य प्राप्त किया है। अभी डीजीएफटी ने बताया कि $418 बिलियन यानी 31-32 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने पहली बार अपने इतिहास में किया है और जो टारगेट सेट किया था उससे भी लगभग 5% ज्यादा। मार्च महीने अकेले में $40 बिलियन एक्सीड किया, जो आज तक का इतिहास है। कभी $40 बिलियन एक्सपोर्ट किसी एक महीने में आज तक हमने नहीं किया। इस साल एक और बड़ी अच्छा संजोग रहा कि हर महीने 12 महीने तक $30 बिलियन से अधिक हर महीने निर्यात हुआ है। श्री गोयल ने कहा कि केवल मार्च महीने में $40 अरब मूल्य का निर्यात हुआ। ये किसी एक महीने में सर्वाधिक निर्यात का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत सही अर्थों में लोकल से ग्लोबल हो गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर है। सरकार निर्यात के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और जिला स्तर पर निर्यात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्यात केंद्र पहल पर काम कर रही है। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2021-22 का निर्यात परिदृश्य दिखाता है कि भारत की विनिर्माण क्षमता हाईटेक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिकी और कृषि उपज में भी बढ़ रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 1466 करोड़ रुपए की लागत की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग एक महत्वपूर्ण परियोजना है और उनका मंत्रालय इसे समय पर पूरा करने के लिए विशेष बल दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस परियोजना को 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। लोकसभा में आज देश में खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत और इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखपाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2022, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट तथा कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर भी चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब भी दिया जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि भारत बड़ी आर्थिक बहाली के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए सुधारों से मजबूत आर्थिक आधार तैयार हुआ है। श्री राजीव कुमार ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि सभी नजरियों से ये स्पष्ट है कि रूस यूक्रेन संकट से उत्पन्न अनिश्चय के बावजूद भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। मुद्रास्फीति के बारे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि रिजर्व बैंक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दामों के बारे में श्री कुमार ने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए दुनिया भर में ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। बिहार विधानसभा परिषद की 24 सीटों के द्विवार्षिक चुनावों के लिए मतदान जारी है। मतदान सवेरे 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। 1,35,000 से ज्यादा मतदाता 185 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए 534 बूथ बनाए गए हैं। शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों समेत राज्य के सांसद और विधायक भी मतदान में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर, जबकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अलग अलग ये चुनाव लड़ रहे हैं। वोटों की गिनती बृहस्पतिवार को होगी। भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश जल्द ही संशोधित किए जाएंगे। नए निर्देश अगले 2-3 महीने में सामने आ जाएंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पोषण संस्थान की निदेशक
डॉक्टर हेमलता ने कल पत्रकारों को बताया कि स्वस्थ लोगों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश पहली बार सरल बनाए जा रहे हैं ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से इन्हें समझ सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा दिशा निर्देश 2011 में जारी किए गए थे। डॉक्टर हेमलता ने बताया कि दिशा निर्देशों में शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के लिए खाद्य सामग्री के 11 समूह बनाए गए हैं। ये दिशा निर्देश 6 माह के बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों तक के लिए होंगे। उन्होंने कहा कि संसाधित और ज्यादा वसा वाले भोज्य पदार्थों को भी आहार संबंधी दिशा निर्देशों में शामिल किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। देश का निर्यात 4 खरब 18 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, भारत बड़ी आर्थिक बहाली की राह पर। कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का आगमन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और अन्य पर्यटन स्थलों में होटल, गेस्ट हाउस और हाउस बोट हुए पूरी तरह से बुक। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में डोपिंग रोधी जांच के लिए 6 नई स्वदेशी विश्लेषण सामग्री विकसित की गई। और श्रीलंका में आर्थिक संकट और जनता के विरोध प्रदर्शन के बीच सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिया त्यागपत्र। इमरान खान अब नहीं रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद प्रधानमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति की अधिसूचना निरस्त। और खेलों में भारत के मिथुन मंजुनाथ को फ्रांस में ओरिएंटल मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का मिल गया है रजत पदक। और FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 4-3 से हरा दिया है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। पाकिस्तान में राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली भंग करने के बाद प्रधानमंत्री पद पर इमरान खान की नियुक्ति की अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक इमरान खान अगले 15 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। इस दौरान वे महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया पर संशय बना हुआ है क्योंकि असेंबली भंग होने के बाद प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का पद भी खाली हो गया है। प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इससे पहले डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित बताते हुए खारिज कर दिया था। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद राष्ट्रपति आरिफ आलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की अनुशंसा पर नेशनल असेंबली भंग कर दी थी। श्रीलंका में कल रात सभी कैबिनेट मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणवर्धन ने पत्रकारों को बताया कि सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने त्यागपत्र प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष को सौंप दिए। उन्होंने इस तरह सामूहिक त्यागपत्र देने की कोई वजह नहीं बताई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना यह है कि देश में आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की विफलता पर जनता के आक्रोश को देखते हुए मंत्रियों ने ये कदम उठाया। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की वजह से यह आर्थिक संकट पैदा हुआ। कल शाम कर्फ्यू के बाद राजधानी कोलंबो में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए और उत्तेजित लोग राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष के त्यागपत्र की मांग भी कर रहे थे। कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही के पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये हवाई अड्डा 7,000 की अपनी क्षमता से अधिक यात्रियों का संचालन कर रहा है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर कल 58 उड़ानों से 9,823 यात्रियों का आवागमन हुआ। पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक सड़क और वायु मार्ग से श्रीनगर पहुंचे।
श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और अन्य पर्यटन स्थलों पर सभी होटल, गेस्ट हाउस और हाउस बोट पूरी तरह बुक हो चुके हैं। लद्दाख में लेह जिले के ग्यासा सोमा गांव में कल सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ। इसमें क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजा और बढ़ाया जाएगा। लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद लेह के अध्यक्ष ताशी ग्याल्सन ने इस सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई पर आबादी बसे हुए क्षेत्रों में से एक लद्दाख संस्कृति मुख्य रूप से इसके गांवों में निवास करती है। अपने घनिष्ठ समुदायों में समृद्ध संस्कृति अभी भी बरकरार है। भारत में इस तरह की पहली बार लेह में ग्यासोसोमा ग्रामीणों ने पारंपरिक लद्दाखी घर में सामुदायिक संग्रहालय स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संग्रहों का योगदान दिया। ग्या गांव को ऊपरी लद्दाख का पहली और सबसे पुरानी बस्ती कहा जाता है। ग्यासोसोमा ग्रामीणों के साथ गांव के महिला संघों, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संस्था और लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह ने मिलकर सामुदायिक संग्रहालय की स्थापना में भाग लिया। समारोह में लद्दाख विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर एस.के. मेहता, ब्रिगेडियर योगेश शर्मा, जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट लद्दाख केंद्र की निदेशक डॉक्टर सुब्रत शर्मा, हिल काउंसिल की प्रतिनिधि, अन्य गणमान्य व्यक्ति और ग्रामीणों भी शामिल है। संग्रहालय में पारंपरिक उपयोगी वस्तुएं, वस्त्र, पोषकों और ग्यासोसोमा के दैनिक जीवन की वस्तुएं मुख्य आकर्षण है। फुनसुक वांगमो के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल द्वारा विकसित 6 नई विश्लेषण सामग्री आरएम जारी की। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि कदम देश को डोपिंग विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा। उन्होंने कहा कि संदर्भ सामग्री की उपलब्धता से डोपिंग परीक्षण मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे दुनिया भर में निष्पक्ष खेलों को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग में भी मदद मिल जाएगी। फ्रांस में ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में भारत के मिथुन मंजुनाथ को रजत पदक मिला है। फाइनल में मंजुनाथ को फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव ने 21-11, 21-19 से पराजित कर दिया। टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त बी साई प्रणीत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ गया और महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की जोड़ी सेमीफाइनल तक पहुंच पाई थी। भुवनेश्वर में एफआईएच प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 4-3 से हरा दिया है। भारत की ओर से ड्रैग फ्लेकर हरमनप्रीत सिंह ने मैच में 3 गोल दागे। इस मैच में हरमनप्रीत ने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 100 गोल करने की उपलब्धि भी प्राप्त कर ली। भारत ने शनिवार को पहला मुकाबला 3-2 से जीता था। इस जीत के बाद भारत तालिका में 10 मैच में 21 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से एफएसएसएआई पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है और उपभोक्ता इस ऐप का इस्तेमाल संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास एफएसएसएआई का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए FOSCOS पोर्टल foscoc.gov.in/ विजिट करें या फिर एफएसएसएआई हेल्पलाइन नंबर 1800-112100 पर कॉल भी कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय।
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है हर रोज। में आज के ही दिन यानी 4 अप्रैल को जापान का जहाज कोमागातामारू हांगकांग से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर पहुंचा। कोमागातामारू की घटना एक दुखद और निंदनीय घटना के रूप में याद की जाती है क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में ये उन असंख्य घटनाओं में से एक थी जिसमें कनाडा और अमेरिका में एशियाई मूल के प्रवासियों को निकालने के लिए निष्कासन कानूनों का उपयोग किया जाता था। कोमागातामारू में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत से 376 यात्री सवार थे। 23 मई 1914 को वैंकूवर पहुंचने पर उन्हें 1910 के प्रवासी कानून के तहत कनाडा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। भारतीय यात्रियों को 23 जुलाई से अपनी वापसी यात्रा शुरू करने के लिए बाध्य किया गया। भारतीय यात्रियों को लेकर जहाज 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता के निकट बजबज पहुंचा, लेकिन कलकत्ता में भी ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें उतरने नहीं दिया। बंदरगाह में पहुंचने पर एक ब्रिटिश गन बोट ने कोमागातामारू को रोक लिया और यात्रियों को अपने पहरे में ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कोमागातामारू में सवार लोग राजनैतिक आंदोलनकारी भी थे। ब्रिटिश सरकार को लगा कि राष्ट्रवादी इस घटना का इस्तेमाल लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कर सकते हैं। बाबा गुरदीप सिंह, जिन्होंने जहाज किराए पर लिया था, वो कलकत्ता में उतरकर गवर्नर से मिलना चाहते थे और गुरु ग्रंथ साहिब को हावड़ा के गुरुद्वारे तक ले जाना चाहते थे। इसे लेकर पुलिस और उनके बीच तेज बहस हुई। अफवाह फैल गई कि गुरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका परिणाम पुलिस और आम लोगों के बीच संघर्ष में हुआ। पुलिस ने लगभग 177 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें 20 से 26 लोग मारे गए और कई वहां से भागने को मजबूर हो गए। अनेक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया या उन्हें उनके गांव भेजकर पहले विश्व युद्ध की अवधि के दौरान नजरबंद रखा गया। बरकतुल्ला और तारकनाथ दास जैसे गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने अपने आंदोलन में नए लोगों को शामिल करने के लिए इस घटना को आधार बनाया। सन 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोमागातामारू के शहीदों के लिए पश्चिम बंगाल में बजबज के निकट एक स्मारक का उद्घाटन किया। इन महान शहीदों को कृतज्ञ देशवासियों का शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जयदयाल भटनागर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1812 में 4 अप्रैल को भरतपुर राज में हुआ था, जो अब राजस्थान में है। मेहराब खान के साथ मिलकर जयदयाल ने 1857 में कोटा के शासक और कोटा में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई का संगठन और नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्रवाई का संचालन किया। वो 15 अक्टूबर को कोटा के एजेंसी हाउस पर हमले के लिए आंदोलनकारियों को प्रेरित करने वालों में शामिल थे। कोटा को अधिकार में लेने के बाद जयदयाल और मेहराब खान ने कई महीनों तक कोटा राज का प्रशासन संभाला। हालांकि मार्च 1858 में आंदोलनकारियों की हार के बाद जयदयाल किसी गुप्त स्थान पर चले गए, लेकिन एक परिचित ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश सरकार तक उनके छिपने की सूचना पहुंचा दी। 15 अप्रैल 1860 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जयदयाल को मौत की सजा सुनाई गई
और 17 सितंबर 1860 को कोटा में एजेंसी हाउस के निकट उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मुनीश, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट आज के अखबारों की अहम खबर है विमलेंदु जी, और दैनिक जागरण की तो सुर्खी है कि संविधान के मुताबिक 15 दिन के प्रधानमंत्री रह गए हैं इमरान। श्रीलंका में आपात स्थिति और विरोध प्रदर्शन पर नवभारत टाइम्स का कहना यह है कि श्रीलंका में इमरजेंसी का विरोध और विपक्षी सड़कों पर। शिक्षकों के साथ छात्रों ने किया प्रदर्शन। अमर उजाला की सुर्खी कहती है मंत्रिमंडल का सामूहिक इस्तीफा, पीएम वही बनेगी सर्वदलीय सरकार। विपक्ष के तेज होते प्रदर्शन के बाद निकाला गया सुलह का रास्ता, सोशल मीडिया पर पाबंदी वापस। उधर भारत में कुछ राज्यों की लुभावनी योजनाओं पर जनसत्ता सचेत करता है, पैदा हो सकती है श्रीलंका जैसी स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यों की लोक लुभावन योजनाओं पर जताई चिंता। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता सेनानी को उनके उत्साह और प्रतिबद्धता के लिए तूफानी बहन के नाम से संबोधित किया था? वे दिल्ली की बिरला मिल में मजदूरों की हड़ताल का आयोजन करने वाली पहली महिला भी थीं। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश का निर्यात 4 खरब 18 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, भारत बड़ी आर्थिक बहाली की राह पर। कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का आगमन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और अन्य पर्यटन स्थलों में होटल, गेस्ट हाउस और हाउस बोट पूरी तरह से बुक। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने डोपिंग रोधी जांच के लिए 6 नई स्वदेशी विश्लेषण सामग्री विकसित की। श्रीलंका में आर्थिक संकट और जनता के विरोध प्रदर्शन के बीच सभी कैबिनेट मंत्रियों ने त्याग पत्र दिए। इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद प्रधानमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति की अधिसूचना निरस्त की गई। और खेलों में भारत के मिथुन मंजुनाथ को फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का रजत पदक मिला। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।